वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच सिखाऊंगा यहाँ पे। इस अप्रोच का यूज़ हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर अभी करते हैं, फ्यूचर में भी करेंगे और पास्ट में भी हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने इस अप्रोच का यूज़ किया है। बिकॉज जितने भी मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं जो आप लोग देखते हैं, वो मल्टी बैगर रिटर्न्स सिर्फ और सिर्फ इसी अप्रोच की वजह से जनरेट किए जाते हैं। ओके, इस अप्रोच के अलावा देर इज नो सेकेंड थिंग। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो ट्रेडिंग ही की तरह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है हम उसको एड्रेस करते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी आप लोगों को बताई है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करूँगा। जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर फ्रॉम एन इंट्राडे ट्रेड टू 1 ईयर, ये जो टाइम पीरियड है ये ट्रेडिंग के अंदर आता है। मतलब अगर आपने सुबह 10 बजे एक स्टॉक खरीदा और दिन में 3 बजे आपने उसको सेल कर दिया, दैट विल बी इंट्राडे ट्रेड। ओके, अगर आज आपने एक स्टॉक खरीदा 7 दिन बाद उसको सेल किया, दैट इज ऑल्सो, वो भी ट्रेडिंग के अंदर आएगा। आपने आज एक स्टॉक खरीदा उसको 6 मंथ्स के बाद सेल किया, वो भी ट्रेडिंग के अंदर आता है। और आपने आज एक स्टॉक खरीदा और उसको 1 ईयर आपने होल्ड किया और उसको आपने सेल कर दिया, वो भी आपका जो ट्रेड होगा उसको आप ट्रेडिंग के अंदर ही कैटेगराइज करेंगे। जहां पर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 ईयर से ऊपर हो जाता है, 1 ईयर को क्रॉस कर लेता है, वहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। 1 साल के बाद भी अगर आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो आप उसे एज एन इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज करेंगे। ट्रेडिंग की लिमिट इज 12 मंथ्स। जहां पे 12 मंथ्स कंप्लीट हुए वहां पे ट्रेडिंग के सारे रूल्स वहीं पे हॉल्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो रूल्स है इन्वेस्टमेंट के। ओके, तो अगर आप 3 साल से किसी स्टॉक के अंदर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो वहां पे ट्रेडिंग के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। वहां पे आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के या ग्रोथ इन्वेस्टिंग के रूल्स अप्लाई करने होंगे। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। नाउ गाइस, ये वीडियो मैंने प्लान किया था कि मैं दिवाली के आसपास आप लोगों के लिए रिलीज करूंगा, बट बिकॉज थोड़ा सा वर्क शेड्यूल मेरा टाइट था, हम लोग कुछ एक्सपेंशंस कर रहे हैं इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाया उस समय ये वीडियो आप लोगों के लिए रिलीज करने का। दैट इज़ वाई मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये समझना ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या होता है, और इस मोटिव को समझने के बाद फिर हम लोग अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क प्रोफाइल कि आप क्या काम करते हैं, आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, या आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं बट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। बट जनरली एक ब्रॉड मोटिव क्या होता है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आपने ये एंटिसिपेट किया है कि आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 5 ईयर्स आपको किसी काम के लिए एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम आज से कुछ सेविंग करना चालू करते हैं ताकि 10 साल के बाद जब वो पीरियड आए जब आपको उस पैसे की जरूरत है तब आपके पास वो पैसा हो। राइट, ये एक ब्रॉड मोटिव होता है हर किसी का इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप एक प्रोफेशनल वे में स्टडी करेंगे, अगर आप एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच करेंगे, सो फॉर अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, जो आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं,
ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग से कवर होती हैं, राइट? और आपका एक जो सिक्योरिटी है, जो आपका आप एक बोल सकते हैं रिज़र्व है, वो जनरली प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट से उस चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं, राइट? सो ये ओवरऑल ये चीज़ डिफ़र करती है, राइट? कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपके फ्यूचर नीड्स क्या हैं, ओके? इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद आपको ये समझ में आता है कि आपको अ, कितना अमाउंट किस समय आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ ये एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन है गाइस। इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम जितना स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की नीड्स को उतना ही हम और इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट वो चीज़ आप खुद भी अपने एंड पे कर सकते हैं बिकॉज़ आपकी नीड्स क्या हैं ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, राइट? और उसके हिसाब से आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपको इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कितना पैसा या आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए। नाउ मैं जो अप्रोच आपको बताऊंगा, इस अप्रोच पे अगर आप काम करेंगे सो आपके जो फ्यूचर नीड्स हैं वो भी पूरे होंगे। और अगर आप सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करते हैं इन स्टेप्स को तो आपके जितना आपका नीड है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज़ यही अप्रोच है जिस अप्रोच के ऊपर वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स काम करते हैं। ओके, इसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस होते तो हम ये कह सकते थे कि अगर ये अप्रोच काम नहीं कर रही है तो हो सकता है सेकंड अप्रोच काम करे या हो सकता है थर्ड अप्रोच काम करे, राइट? बट यहाँ पे कोई मल्टीपल चॉइस है ही नहीं। यहाँ पे देयर इज वन अप्रोच और ये अप्रोच नहीं समझाई जाती है लोगों को। इस अप्रोच के आसपास की सारी चीजें समझा दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। और वही थॉट प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ओके? अगर आपको ये लगता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ रेशियोज पढ़ के या फंडामेंटल एनालिसिस आप पूरा सीख के आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को कैप्चर कर सकते हैं तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस समझने से आप इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। आई नो कि यही चीज़ सिखाई जाती है बहुत सारी जगह कि आप ये रेशियो करिए, आप इस तरह से अम, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये जो स्टडी है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कभी भी सिलेक्ट नहीं किए जाते। इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स सिलेक्ट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज आपको चाहिए, जहां से आपकी जो जर्नी है ये चालू होगी, दैट इज आइडिया जनरेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ट्रेडिंग में हमको आइडिया जनरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम ट्रेड सिलेक्ट करते हैं कि हमको कल किस ट्रेड में काम करना है, वहां पे आइडिया जनरेशन का प्रोसेस अप्लाई नहीं होता। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमें सबसे पहले आइडिया जनरेशन के ऊपर काम करना होता है बिकॉज यही चीज डिसाइड करेगी कि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं या आप एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे कोई स्कोप ही नहीं है। अब ये आइडिया जनरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है
वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊँगा। देखिए, आइडिया जनरेशन के लिए कोई एक फिक्स्ड फ़ॉर्मूला नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर फ़ॉर्मूले को अप्लाई करें और उससे आपके सामने 2-3 स्टॉक्स आ जाएँ और आप चूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही टफ़ टास्क होता है और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इसमें आपकी इंटेलिजेंस आपको यूज़ करनी होती है, आपकी अवेयरनेस आपको यूज़ करनी होती है। आपके सराउंडिंग्स में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए और आपके पास वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप उस ऑब्जर्वेशन को ट्रांसलेट कर पाएँ, उसको फाइनेंशियली ट्रांसलेट कर पाएँ, उसको किसी कंपनी के साथ रिलेट करके देख पाएँ। इसलिए आप ये देखेंगे कि इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं पूरे वर्ल्ड में। व्हाई? बिकॉज़ ये जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद के जो 2 स्टेप्स हैं, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। नाउ जनरली होता क्या है, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसी ट्रेनिंग्स देखी हैं, जो आपको ये बताती हैं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, राइट? लेकिन ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ द सेकंड स्टेप। यहाँ पे अगर आप पहले ही आ गए, आपके पास कोई बेस ही नहीं है और आप उस बेसलेस चीज़ को आप एनालाइज़ कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा? And fundamental analysis is also a part of overall value investing. So जो analytical part है, that is under value investing. वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही एक पार्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन ये जो सेकंड स्टेप है, इसके लिए यू नीड अ बेस ऑफ फर्स्ट स्टेप। आपको एक बेस चाहिए कि आप किस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ट्रेडिंग में भी वी नीड लॉजिक, इन्वेस्टिंग के लिए भी वी रिक्वायर लॉजिक। सो जो आपका फर्स्ट स्टेप है, विच इज द स्टेप ऑफ आइडिया जनरेशन, इस आइडिया जनरेशन के स्टेप में आपको, जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन एंड इंटेलिजेंस। और अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस किसी भी फॉर्मूले से आपके पास नहीं आ सकती, राइट? तो आइडिया जनरेशन के लिए आपको अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, इंटेलिजेंस। नाउ किस तरह से ये सारी चीजें होती है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत ही रेयरली आपको मार्केट में मिलती हैं। अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें, देन एवरी सेकेंड डे देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। सो ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं, तो मार्केट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज रेयर हैं और मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा रेयर हो जाती हैं। ओके, लेकिन अगर आपने एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट अपने लाइफ स्पैन में कर लिया, तो ये आपको इतना रिटर्न देके जाती है कि आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट है या गोल्ड है या व्हाटएवर, उनके रिटर्न्स को अगर आप स्टॉक रिटर्न से कंपेयर करें, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सिर्फ अप्रोच ये होनी चाहिए जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। ओके, नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल मेरे एक्सपीरियंस से है, ताकि आपको ये अप्रोच समझ में आए कि किस तरह से हम आइडिया जनरेशन को अप्रोच करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। गाइस,
काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे मार्केट के अंदर, और ये ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हुए थे। मैं एक बैंक में था फॉर सम वर्क, और वहाँ पे देयर वाज़ अ, जूनियर पर्सन, और वो एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो सॉफ्टवेयर नया इम्प्लीमेंट हुआ था आई थिंक। तो उन्होंने अपने सीनियर को कॉल किया, और वो जो सीनियर हैं वो उनको सिखा रहे थे कि इस तरह से इसमें इस तरह से एंट्री की जाती है, इस तरह से ये सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाता है। और वो सीनियर भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, मतलब वो भी रिसेंटली ट्रेंड थे उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए। ये चीज़ मैंने 2-3 और बैंक्स में देखी, एंड देन मैंने जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे मैंने एक एक ट्रेंड, ऑलमोस्ट एक ट्रेंड स्पॉट किया। बहुत सारे ग्रोसरी शॉप वाले और जो लोकल किराना स्टोर्स होते हैं, मैंने देखा कि वो लोग बारकोड को स्कैन कर रहे हैं फ्रॉम आवर डिवाइस। ओके, और वो भी एक कंफ्यूज स्टेट में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस चीज़ से होता क्या है, तो उसको स्कैन करके देख रहे हैं अच्छा क्या है यहाँ पे है, और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की वो कोशिश कर रहे थे। ओके, तो ये एक बहुत ही वेग सा मुझे यहाँ से एक आइडिया मिला। एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जिसकी डिमांड हमेशा रहती है मार्केट में, राइट? बिकॉज़ जो आपकी ग्रोसरी नीड्स है, जो आपकी डेली नीड्स हैं, इन सारी चीज़ों की डिमांड आपके पास हमेशा रहेगी। लेकिन ये सेक्टर की डिमांड है। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, और उन कंपनीज़ की डिमांड डिफर कर सकती है, राइट? अगर आपको आपके फेवरेट, जो आप डेली में आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हैं, और आपका एक फेवरेट ब्रांड है, अगर उस ब्रांड की चीज़ आपको नहीं मिली तो आप दूसरे ब्रांड की ले लेंगे, राइट? या आपकी प्रेफ़रेंस शिफ्ट हो सकती है। आपकी प्रेफ़रेंस शिफ्ट हो सकती है, आपका ब्रांड शिफ्ट हो सकता है, लेकिन आपका नीड शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर डेली नीड्स में आपको किसी एक पर्टिकुलर आइटम की रिक्वायरमेंट है, तो वो आइटम की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहेगी। आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। उसमें हो सकता है कि आप अपने ब्रांड शिफ्ट करते जाएँ, ओके? सो मैंने ये चीज़ स्पॉट करी, और इस चीज़ को स्पॉट करने के बाद मैंने ये देखा कि एफएमसीजी में जो कंपनीज़ हैं, उनका बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा। तो उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना, उनको सिलेक्ट करना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन ये जो स्टोर्स हैं जो खुल रहे हैं, एंड इवन जो मेगा स्टोर्स हैं जो खुल रहे हैं, ये सारे स्टोर्स रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए दे आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। इवन लोकल किराना स्टोर्स दे आर यूजिंग बारकोड स्कैनर्स, और जो मेगा स्टोर्स हैं उनके अपने अलग-अलग एमआईएसएस हैं, वो उस पे काम कर रहे हैं। सो ये सॉफ्टवेयर्स कोई ना कोई कंपनी बनाती होगी, जिनकी रिक्वायरमेंट इन सारे एफएमसीजी स्टोर्स को है, बैंक्स को है, राइट? बिकॉज़ बैंक्स में भी मैंने ये चीज़ स्पॉट करी। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। सो मैंने इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा-सा और स्ट्रक्चर आउट करने की कोशिश करी, और फिर उस पे रिसर्च करने की कोशिश करी। रिसर्च में काफ़ी और इनसाइट्स मुझे मिले। उन इनसाइट्स को स्टडी करने के बाद मैं इस सेकंड स्टेप पे गया। मैंने ये डिसाइड किया कि आईटी सेक्टर में अभी स्कोप है, और मैं कहीं न कहीं आईटी से एफएमसीजी को लिंक करने की कोशिश कर रहा था, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था
कि विच कंपनी, कौन सी कंपनी मेजरली एक्सपोज्ड है एफएमसीजी सेक्टर में, किस कंपनी की के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादा है। ओके, नाउ इस चीज के ऊपर जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले। ओके, मुझे काफी रिजल्ट्स, मैंने काफी एनालाइज किया, बट कोई एक कंक्लूसिव रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था इसमें। ओके, नाउ यहाँ पे जब मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए एक ब्रॉड आईटी सेक्टर में, बिकॉज आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप सोचें कि मैं क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा था, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि एफएमसीजी सेक्टर की जो ग्रोथ है, एफएमसीजी सेक्टर की जो ग्रोथ है उसे मैं किस तरह से किसी आईटी कंपनी से लिंक करूं। ओके, सो एफएमसीजी सेक्टर की जो ग्रोथ है, जो एक कांस्टेंट डिमांड है, जो कि हर कंपनी की डिमांड है, उसे किस तरह से मैं आईटी सेक्टर से लिंक करूं, उसका क्या तरीका हो सकता है, कौन सी कंपनी से मैं उसे लिंक कर सकता हूं। लेकिन जब उन कंपनीज को मैंने स्टडी किया तो वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे, उनकी वैल्यूएशन मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही थी। ओके, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिल रही मतलब आप एक एक्सपेंसिव प्राइस पे उन कंपनीज के अंदर एंटर कर रहे हैं, बिकॉज आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो और चीजों में भी काफी एक्सपोज था, राइट। तो बाकी सेक्टर्स में भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, और इसी वजह से जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थे। सो डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नहीं मिल रहा था एक ऐसी कंपनी का जो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड हो, और वो एक आईटी कंपनी हो, और वो अंडर वैल्यूड हो। ओके, इस तरह से लिंक्स बनाए जाते हैं। मैंने इसमें और एनालिटिकल अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच से मैंने स्टडी करने की कोशिश करी, बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें जब मैंने स्टडी करी, देन मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ, इस कंपनी में वी कुड इन्वेस्ट। और उस कंपनी को फाइनलाइज करने के बाद, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकूं, सो मैंने एक बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया था, और उस इन्वेस्टमेंट से भी मैं बहुत जल्दी बाहर आ गया। अ, मुझे ठीक से याद नहीं है व्हाट वाज द स्पैन, बट आई थिंक मैंने 2-3 साल में ही वो इन्वेस्टमेंट क्लोज कर दिया। बट उसका जो रिटर्न मैंने बाद में देखा, द उसके उसके अंदर जो पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा था। बट बिकॉज अगेन आप लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए यू नीड कैश, और उस समय मैं इतना ज़्यादा कैश इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने एक बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया था, बट इट वाज वंडरफुल। मतलब अगर उस इन्वेस्टमेंट को मैंने 6 से 7 साल तक होल्ड किया होता, तो वहाँ पे एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी थी, जिसका पूरा यूटिलाइजेशन मैं नहीं कर पाया, और मैं बहुत ही कम रिटर्न के साथ बाहर हो गया। मैं प्रॉफिट हुआ, बट उसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा थी और मैं उस पोटेंशियल को पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं कर पाया। बहुत ही कम मैंने उसको ग्रैस्प किया, 10% और 15%, जबकि उसकी पोटेंशियल थी 100%। ओके, सो ये अप्रोच होती है एक इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने की। सबसे इंपॉर्टेंट इज आइडिया जनरेशन। कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं और आपने कोई एक ऐसी चीज स्पॉट करी जो आपको क्लिक कर जाए, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको इस चीज का पता ही नहीं होता, वो बाहर जा रहे हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है, राइट। सो ये एक चीज आपको डेवलप करनी होती है कि आप कितना अवेयर हैं। आपने कहीं एक कोई ट्रेंड स्पॉट किया,
जो दूसरों ने नहीं किया है। और वो चीज़ आपको क्लिक कर गई कि यस, ये यू नो ये जो मैंने स्पॉट किया है, ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। और फिर उस आइडिया को आप किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन को आप किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसके लिए यू नीड सम इंटेलिजेंस। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, तो आप एक आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल आइडिया को आप जनरेट कर सकते हैं। देन सेकंड प्रिंसिपल आता है, दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। बिकॉज अब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपने एक ऐसी चीज को स्पॉट किया जिसका फ्यूचर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको ट्रांसलेट करना है। बिकॉज अगर हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, देन एवरीथिंग नीड्स टू बी क्वांटिटेटिव। उसको आपको क्वांटिटेटिव टर्म्स में ट्रांसलेट करना है, और ये इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट। आइडिया जनरेशन के लिए यू नीड अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस। वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए उन चीज़ों को जो आइडिया आपने जनरेट किया है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में ट्रांसलेट करने के लिए यू नीड स्किल्स। आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को किस तरह से स्टडी किया जाता है, वैल्यूएशन किस तरह से निकाली जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की। ओके, सो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने एक ऐसे स्टॉक को स्पॉट किया जो कि अभी एक डाउन ट्रेंड में है, और वो पूरा सेक्टर, जिस सेक्टर से वो स्टॉक बिलोंग करता है, वो भी एक डाउन ट्रेंड में है, सेक्टर भी डाउन ट्रेंड में है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बेटर प्राइस मिल सकता है, बट ये देखना होगा कि सेक्टर की वैल्यूएशन कितनी है। और इवन दो वो स्टॉक डे बाय डे नीचे जा रहा है, स्टिल क्या वो ओवर प्राइस तो नहीं है। मतलब एक स्टॉक मान लीजिए कि 200 रुपए से 140 रुपीज पे आ गया, हो सकता है कि उसकी जो वैल्यूएशन हो वो 90 रुपीज की ही हो, और 140 रुपीज में आपको लग रहा है कि वो सस्ता है, बट वो स्टिल एक ओवर प्राइस्ड स्टॉक है। अगर आपको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलता है जिसकी वैल्यूएशन 90 रुपीज है, और आपको वो स्टॉक मिल रहा है 70-75 रुपीज में, और जनरली जब आप इस तरह का कोई फिनोमेना देखेंगे तो उस सेक्टर में अदर स्टॉक्स भी अपनी वैल्यूएशन से नीचे होंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, पीएनएल में, एनुअल रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, उस बिजनेस को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उन फैक्टर्स का फ्यूचर क्या है, वो फैक्टर्स किस तरह से फ्यूचर में प्ले आउट करेंगे। राइट। अब आप मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, कार्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये उसका मेन बिजनेस है। लेकिन उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको ऐसा दिख रहा है कि इनका जो मैक्सिमम रिटर्न है, इट इज कमिंग इन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, नॉट फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर एक कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, दैट शुड बी फ्रॉम सेल्स उन कार्स की। अगर आप उन कार्स को बेच रहे हो और आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, दैट शुड बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम। राइट। लेकिन बैलेंस शीट और बाकी फाइनेंशियल्स को स्टडी करने के बाद हमको ऐसा दिख रहा है कि इस कंपनी के पास बहुत सारा कैश है, और ये कैश इन लोगों ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, और वहां उस इन्वेस्टमेंट से इनके पास रिटर्न आ रहा है, और वो चीज वो एज अ प्रॉफिट शो कर रहे हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव साइन। मतलब आपके ऑपरेशंस में कहीं प्रॉब्लम है, आपके सेल्स में कहीं प्रॉब्लम है। दैट इज वाई आपका जो आइडियल कैश है उसको आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है, दैट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, ऑलमोस्ट अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो फिर आप ये स्टडी करिए कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो इस कंपनी को क्यों इफेक्ट कर रही है, और क्या वो अदर कंपनीज को भी इफेक्ट कर रही है।
अगर अदर कंपनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रही है, देन दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर अदर कंपनीज़ भी इफ़ेक्टेड हैं और आप उनके फाइनेंशियल स्टडी कर रहे हैं और उनमें से आपको एक कंपनी ऐसी मिलती है जिसके सेल्स फिगर्स आर गुड डिस्पाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो उस सेक्टर की हर कंपनी के साथ है, तो वो कंपनी एक आइडियल कैंडिडेट बन सकती है। फिर आपके उस उन उन फाइनेंशियल्स को और स्टडी करिए कि और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह के रिलेशन है इस कंपनी के इनके रॉ मटेरियल वेंडर्स से। क्या उस पर्टिकुलर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है जो वो अभी रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में लगा सकते हैं? बिकॉज़ सेक्टर नीचे जा रहा है, मतलब रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी नीचे जा रही है और एक कैश रिच रिच कंपनी है अगर, तो वो सस्ते प्राइसेज़ पे रॉ मटेरियल्स को खरीद के दे कैन वो स्टोर कर सकते हैं, एंड देन जब उस सेक्टर में बूम आएगा, जब वो रॉ मटेरियल के प्राइस भी ऊपर जाएँगे, तो बाकी सारी कंपनीज़ जो हैं दे विल बी परचेज़िंग द रॉ मटेरियल्स एट एन एक्सपेंसिव रेट, और उनके पास पहले से अगर कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और वो उस सस्ते रॉ मटेरियल से दे आर मैन्युफैक्चरिंग, तो उनका जो वर्किंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और वो प्रॉफिट्स जो है, इनके नेट प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज कब होगी? जब कंपनी हैज गुड कैश रिजर्व, उनके पास काफी कैश है जो वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स में। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें स्टडी की जाती हैं जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, और ये चीजें सिखाई नहीं जाती है। जनरली आपको कुछ रेशियोज बता दिए जाते हैं और आपको ये बोल दिया जाता है कि आप इन रेशियोज को देखिए, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें देखिए और यही इन्वेस्टमेंट है। गाइस, वो इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ नॉट द अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट का 10% पार्ट भी नहीं है। तो वेरी 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 डीप सब्जेक्ट, जस्ट लाइक ट्रेडिंग। और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच किया जाता है, स्ट्रक्चर आउट किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो पार्ट है, ये जो लोग इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, जनरली मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ जब भी मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है। आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। जब भी ऐसी कोई चीज़ हमको दिखती है बाज़ार में, तो मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ जो 2 दिनों की होती है। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे हिसाब से मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आएँगी और उसी समय एक 2 दिन की वर्कशॉप हम कंडक्ट करेंगे। आप उस समय इसको अटेंड कर सकते हैं। सो जो जो भी क्वांटिटेटिव पार्ट है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वो आप उन 2 दिनों में आराम से सीख जाएँगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एक्सरसाइज़ आपको आज से करनी है और वो है आइडिया जनरेशन की एक्सरसाइज़। आपको अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इंटेलिजेंस, इन चीज़ों पे काम करना है। आपके आसपास क्या हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करिए, उनकी लिस्ट बनाइए, ये सोचने की कोशिश करिए कि किस तरह से अभी अगर आपने किसी चीज़ को स्पॉट किया है, क्या उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके एक बड़ा ट्रेंड फॉर्म वहाँ पे हो सकता है। ये एक्सरसाइज़ 2 दिनों में नहीं होती। ये एक्सरसाइज़ आपको आज से करनी होगी। क्वांटिटेटिव पार्ट जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो आप 2 दिनों में सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो वर्कशॉप होगी, आप उसे अटेंड करिए एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट है, वो आपको आज से करना है, बिकॉज़ ये चीज़ ओवरनाइट या 2 दिनों की नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी होगी। आपको अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाना होगा। छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की आदत डालिए। ये आपको हेल्प करेगा। ओके? और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो गाइस, इस पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करने के लिए अगर आप थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या थोड़ा-सा आप जिम या इस तरह की आपकी कोई एक फिज़िकल एक्टिविटी है आपके
डेली रूटीन में, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करती है माइंड को और ज़्यादा अवेयर करने में। यहाँ पे आपको एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, या आप योगा एंड मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं, सो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओके, बिकॉज अगेन अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको सिखा पाऊँ या कोई भी आपको सिखा पाए। ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं, ये एक सेंस के अंदर आप इसको समझ सकते हैं। सो उसके लिए आप अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, या आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, तो आप करना चालू करिए। आपको डेफिनेटली इन सब चीज़ों को डेवलप करने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो गाइज, ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का एक डिमांड था, सर दिवाली का आप कुछ डिस्काउंट ऑफर या इस तरह से कुछ करिए। हमने करा भी था, बट वो सिर्फ हमारे इनर सर्कल के अंदर था। अ, तो कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट था, सर आप उसको एक्सटेंड करिए, आपने हमको बताया नहीं है इस तरह से। सो जो आप में से जो भी प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, सो वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो आप लोग यू कैन गेट इन टच विथ मी। मेरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड यू कैन एनरोल इन द प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। Okay, so that will be all for the video, guys. Thank you very much.